चलिए जी, तो आज रिवीजन करते हैं जीसी एक्ट 1897 का। देखो जीसी एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, साथ में कुछ सेक्शन है। सेक्शन की स्टार्टिंग अगर करें सेक्शन 5 से स्टार्टिंग होती है। सेक्शन 5 कहता है भाई एक्ट एप्लीकेबल कब होगा, अगर डेट दी गई तो इफेक्टिव डेट उसी डेट पे इफेक्टिव होगा। अगर डेट नहीं दी गई तो डे ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की एसेंट कब, वो एक्ट जो पार्लियामेंट वाला है। अगर पुराना एक्ट है संविधान से लागू होने से पहले वाला एक्ट, तो वहाँ पे अप्रूवल देखेंगे गवर्नर जनरल की। और कोई भी इफेक्टिव कितने बजे होगा, तो रात को 12 बजे इफेक्टिव होता है, लेकिन रात को 12 बजे नहीं लिखा है, ये लिखा है एक्सपायरी ऑफ द प्रेसिडेंट डे, पिछला दिन एक्सपायर होगा तब से इफेक्टिव होगा। ये तो सेक्शन 5 है। 6 पे आता है। 6 बोलता है सर नए एक्ट के आने से ना रिपील्ड एक्ट की एक्टिविटीज इनवैलिड नहीं होंगी। मतलब 6 चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो रिपील्ड एक्ट के प्रीवियस ऑपरेशन खराब होंगे, ना एनीथिंग ड्यूली डन खराब होंगी, ना कोई राइट्स लाइबिलिटी अफेक्ट होंगी, ना कोई आपके ऑब्लिगेशन प्रिविलेज खत्म होंगे, ना कोई पेनल्टी पनिशमेंट खत्म होगी, ना ही आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। तो कुछ भी इन 6 चीज़ों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं भैया सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कहता है क्या रिपील्ड एक्ट को रिवाइव कर सकती है सरकार? बिल्कुल कर सकती है सर। रिपील्ड एक्ट को रिवाइव कर सकती है सरकार को, अपना पर्पस बताना पड़ेगा। पर्पस बताइए, रिवाइव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 8 पे आइए। अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया है, रिपील्ड एक्ट का, तो उसे नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। ठीक है ना। कंपनी तक 1956 कहीं भी रेफरेंस दिया, उसे कंपनी तक 2013 का ही रेफरेंस मानेंगे। अब आते हुए सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 की अगर बात करिए, सेक्शन 9 कहता है सर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। टाइम कंप्यूट कहाँ होगा सर? टाइम कंप्यूट होगा फ्रॉम से टू तक। मतलब फ्रॉम से पहले के दिन एक्सक्लूड कर देंगे, टू तक के दिन इंक्लूड कर लेंगे। मान लो डिविडेंड देना है 30 दिन के अंदर, तो फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 सितंबर, तो फ्रॉम से पहले का एक्सक्लूड कर दिया, टू के बाद का इंक्लूड कर दिया, मतलब टू तक का इंक्लूड कर दिया। तो फ्रॉम और टू दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे टाइम पीरियड को इंक्लूड करने के लिए। अब आते हुए सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 क्या बोलता है भाई? कोई मैटर आपको कोर्ट में लेके जाना है, कोई मैटर आपको ऑफिस में लेके जाना है, मान लो एक 30 दिन के अंदर, और 30वें दिन आखिरी दिन कोर्ट बंद है, तो कब लेके जाओगे? तो मैटर लेके जाओगे नेक्स्ट डे व्हेन द कोर्ट ऑफिस विल बी ओपन। अगले दिन जब कोर्ट ऑफिस ओपन होगा, नेक्स्ट डे, प्रीसीडिंग नहीं, नेक्स्ट डे जब कोर्ट ऑफिस ओपन होगा। एक बात ध्यान रखना, ये एक दिन वाली बात लिमिटेशन एक्ट पे नहीं लगेगी। मतलब टाइम बाद डेट वाले केस में एक दिन और नहीं मिलेगा। ये है भैया सेक्शन 7। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात कर लेते हैं सेक्शन 11 की। तो सेक्शन 11 कहता है भैया, एक बात ध्यान रखिए, डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए सिंपल डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 क्या कहता है? अगर किसी फिक्स्ड क्वांटिटी, किसी फिक्स्ड वेट, किसी फिक्स्ड रेट के लिए, किसी भी मेजरमेंट के लिए अगर कोई ड्यूटी दी गई कस्टम या एक्साइज की, तो ज्यादा या कम क्वांटिटी पे सेम ड्यूटी लगेगी। अगर 1000 पीस के लिए ड्यूटी दी है 500 रुपए, और आप 2000 पीस इंपोर्ट करते हैं, तो भैया 1000 रुपए आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो कम या ज्यादा क्वांटिटी के लिए सेम रेट पे ड्यूटी लगेगी, सेम रेट पे ड्यूटी लगेगी। सेक्शन 13 कहता है भैया, कहीं भी अगर मैस्कुलाइन जेंडर लिखा हुआ है सेंट्रल एक्ट में, तो मैस्कुलाइन शैल इंक्लूड फीमेल ऑल्सो। साथ में सिंगुलर वर्ड अगर यूज हुआ है तो सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल ऑल्सो। अगर डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर इंक्लूड डायरेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखना, नर इंक्लूड मादा, एक वचन इंक्लूड बहुवचन, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, और साथ में आपका मेल इंक्लूड फीमेल, एंड वाइस वर्सा। बस एक बात ध्यान रखिए, जहां पे वर्ड किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए होगा वहां मेल इंक्लूड फीमेल नहीं होगा। अगर लिखा है भैया कि हस्बैंड लायबल है नेसेसरीज प्रोवाइड करने के लिए, तो वाइफ पे प्रोविजन नहीं लगने वाला, क्योंकि हस्बैंड मेल ही होता है, इसीलिए वहां पे ही इंक्लूड शी नहीं चलेगा। अब चलते हैं भैया आगे। सेक्शन 14 कहता है भैया, सरकार को अगर कोई अधिकार दिया गया किसी भी एक्ट के अंदर, कोई भी राइट दिया गया, इफ एनी राइट इज कन्फर्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, देन दैट राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड at any point of time या from time to time when the occasion requires। समय पड़ने पर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। ये सेक्शन 14 में दिया हुआ है। अब चलते हैं भैया सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 क्या बोलता है? सेक्शन 15 कहता है सर, किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है आपको, तो अपॉइंटमेंट या तो एक्स ऑफिशियो करोगे या उसके नाम से करोगे। अब आप एनएफआरए में लेकर आते हैं, तो एनएफआरए में होता क्या भी है, जो आईसीआई का चेयरपर्सन है, आईसीआई का जो प्रेसिडेंट है, वो एनएफआरए का पार्ट टाइम मेंबर है। तो कोई भी व्यक्ति आईसीआई का प्रेसिडेंट होगा, वो एनएफआरए का पार्ट टाइम मेंबर होगा ही होगा। वो क्या भैया? वो है एक्स ऑफिशियो। लेकिन कई बार नाम से होता है, आपके पास एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, आपको नाम से एनएफआरए का मेंबर बनाएंगे, तो नाम से एक्स ऑफिशियो। सेक्शन 16 कहता है भैया, किसी एक बात बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आईईपी अथॉरिटी के सीईओ को अपॉइंट करती है, तो हटाने का अधिकार किसके पास है? कह रहा है अगर हटाने को लेकर कोई डिफरेंट प्रोविजन नहीं दिया गया, तो जिसके पास लाने का अधिकार है उसी के पास हटाने का अधिकार है। जो अपॉइंट करेगा व्यक्ति को वही रिमूव करेगा। अगर सीजी अपॉइंट करेगी सीईओ को, तो सीजी ही रिमूव करेगी, अनलेस अंटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ और नहीं दिया गया तब। सेक्शन 17 कहता है सर, अगर लॉ किसी व्यक्ति पे लगाना है तो उसके ऑफिशियल टाइटल पे लगा दो। अगर भैया एमडी पे लगाना है तो एमडी का नाम थोड़ी लिखोगे आप, एमडी लिख दो, मैनेजिंग डायरेक्टर लॉ, उस व्यक्ति पे अपने आप लग जाएगा। तो लॉ को अगर व्यक्ति पे लगाना है उसके टाइटल पे लगा दो।
दो। अब आते हैं सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 कहता है सर एक बात बताइए, आप कहते हैं भैया कि एनएफआरए को एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो एनएफआरए तो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो रिपोर्ट कैसे देगी? तो उस केस में कहीं ना कहीं वो काम वो आप करवाना चाहते हो एनएफआरए के चेयरपर्सन से। तो कह रहा है अगर चेयरपर्सन हो गया सक्सेसर और एनएफआरए हो गया कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, तो कहता है किसी भी सक्सेसर लॉ लगाना है तो कॉर्पोरेट पे लगा दो, उस बॉडी पे लगा दो, सक्सेसर पे अपने आप लग जाएगा। तो आपने लिखा भैया एनएफआरए को करना है, मतलब चेयरपर्सन को करना है, तो चेयरपर्सन पे कानून अगर लगाना है तो एनएफआरए पे लगाओ, चेयरपर्सन पे अपने आप लग जाएगा। ये है सेक्शन 18। अब आते हैं 19 पे। एक बात बताइए, अगर कोई सुपीरियर, मान लो इनकम टैक्स कमिश्नर है, चीफ इनकम टैक्स सीसीआईटी, भैया वो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो 3 महीने तक बेड रेस्ट कर रहा है, अब उसके नीचे का जो कमिश्नर है वो उसके फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी सबऑर्डिनेट अगर सुपीरियर वाले फंक्शन परफॉर्म करेगा तो जो लॉ सुपीरियर पे लगता है वो सबऑर्डिनेट पे लग जाएगा। तो सबऑर्डिनेट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सुपीरियर, तो जो कानून सुपीरियर को लेकर दिया गया वो सबऑर्डिनेट पे लगेगा। ये तो होगी भैया सेक्शन 19 की कहानी। अब आते हैं सेक्शन 20 की कहानी। एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी डिफाइन है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी रूल आए, कोई भी बाय लॉ आए, कोई भी ऑर्डर आए, सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी है वही डेफिनेशन हम रूल बाय लॉ के अंदर मानेंगे। मतलब मेन एक्ट में दी गई डेफिनेशन ही आपके रूल बाय लॉ ऑर्डर के अंदर मानी जाती है, अगर कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं दी गई तब। अब आते हैं भैया 21 में। 21 क्या बोलता है? एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स लेकर लाने का अधिकार किसके पास है? सीजी के पास है। अगर सीजी नियम ला सकती है तो हटाने का अधिकार भी सीजी के पास ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लाने का अधिकार रखती है तो वही हटाने का अधिकार लगेगी। सेक्शन 21 कहता है, बेटा ध्यान रखिए, कि जो अथॉरिटी आपके लिए रूल ऑर्डर ला सकती है वही अथॉरिटी के पास अधिकार होगा उस रूल ऑर्डर को अमेंड करने का या कैंसिल करने का, रिवोक करने का। ऊपर पड़ा था कि जो लाएगा वो हटाएगा, वो था पर्सन को लेकर। 21 में पढ़ रहे हो, जो लाएगा वो हटाएगा, अमेंड करेगा लॉ को लेकर, ठीक है ना। अब आते हैं 22 पे। 22 कहता है सर एक बात बताइए, एनएफआरए का प्रोविजन 2013 में आ गया, लेकिन एनएफआरए बना 2018 में, तो आप क्या मानेंगे? एनएफआरए का सेक्शन 132 132 इफेक्टिव कब हुआ है? 13 में या 18 में? भैया जिस दिन कमेंसमेंट होगा ना उस दिन इफेक्टिव होगा, इनेक्टमेंट पे नहीं, कमेंसमेंट पे। यहां पे इनेक्टमेंट की डेट अलग है 2013, कमेंसमेंट की डेट अलग है 2018, तो इफेक्टिव कब से होगा? कमेंसमेंट से, यानी कि 18 से, ना कि 13 से। तो एक्ट इफेक्टिव होता है कमेंसमेंट पे, ना कि इनेक्टमेंट पे। अब आते हैं भैया 23 पे। सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 कहता है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो जनरली हम कोई भी कानून बनाते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन लेके आते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है प्रायर पब्लिकेशन का, प्रीवियस पब्लिकेशन का। प्रीवियस पब्लिकेशन में क्या होता है कि आप सबसे पहले एक ड्राफ्ट लेकर पब्लिश करते हो न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, जहां भी सही लगता है। ड्राफ्ट में इंटरेस्टेड पर्सन को बोलते हैं आओ अपने सुझाव दो। उनके सुझाव लेने के बाद कोई अथॉरिटी से कंसल्ट करना हो उससे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फाइनली कानून बना के आप पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गैजेट में। वो इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि कानून बन चुका है। नॉर्मली कानून बनने के बाद ही पब्लिश करते हैं, लेकिन प्रीवियस पब्लिकेशन में कानून बनने से पहले ड्राफ्ट पब्लिश करके इंटरेस्टेड पर्सन से इन्विटेशन लेकर अथॉरिटी बोर्ड से कंसल्ट करके फिर आप कानून बनाते हैं। तो सिस्टम को आप बोलते हैं प्रीवियस पब्लिकेशन। अब आते हैं 24 में। 24 क्या बोलता है? एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई एक्ट रिपील हो गया और नया एक्ट आ गया, तो नया एक्ट अगर रिपील्ड एक्ट की एक्टिविटीज को सुपरसीड नहीं करेगा। पुराने एक्ट के अंदर आया था नकास, जो एएस बनाता था। नए कंपनी एक्ट में आया एनएफआरए, जब तक एनएफआरए नहीं बना नकास चलता रहा। पुराने कंपनी लॉ के अंदर कंपनी लॉ बोर्ड था सीएलबी, नए में था एनसीएलटी, जब तक एनसीएलटी नहीं बना कंपनी लॉ बोर्ड चलता रहा। तो जब तक नया नहीं आएगा तब तक पुराना चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मैं 25 में। 25 क्या बोलता है? 25 कहता है देखो इतने सारे एक्ट इंडिया में, हर जगह पेनाल्टी फाइन दिया हुआ है, तो फाइन रिकवर कैसे होगा? कह रहा है फाइन रिकवर करने के लिए 2 कानून मानने पड़ेंगे, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी। आईपीसी जब आपको पता है, वो तो अपन ने सेक्शन 8 के अंदर पढ़ भी लिया कि पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे, तो आईपीसी हो गया भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं भैया सेक्शन 26। अगर एक ऑफेंडर कोई अपराध करता है जो 2 या उससे ऊपर एक्ट के अंदर लायबल है, तो ध्यान रखना उसके ऊपर ट्रायल तो शुरू होगा, लेकिन सजा उसको एक अपराध की एक ही एक्ट के अंदर मिलेगी। एक अपराध की सजा 2 बार नहीं मिल सकती। ही विल नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए ट्वाइस पनिश नहीं होगा वो, ध्यान रखना। इसके बाद सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है सर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, पोस्ट करना है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजिए, जैसे ही भेजेंगे तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा। बस 3 बातें ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट और प्री पेमेंट।
आप भेजिए तुरंत इफेक्टिव। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट से पता है इफेक्टिव कब होगा? ऑर्डिनरी पोस्ट से इफेक्टिव होगा डिलीवरी पे, जब डिलीवर होगा तभी इफेक्टिव होगा ऑर्डिनरी पोस्ट से। सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेक्शन 28 कहता है सर किसी भी एक्ट का रेफरेंस देना हो ना सेंट्रल एक्ट में, एक्ट का रेफरेंस, या तो उसके शॉर्ट टाइटल से ले लो, शॉर्ट टाइटल लिख दो कंपनी एक्ट 2013, या फिर लिख दो ईयर नंबर। जैसे कंपनी एक्ट का ईयर नंबर क्या? 18/2013, 18/2013, तो या तो टाइटल लिख दो या तो ईयर नंबर लिख दो। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? सेक्शन सबसेक्शन 2 क्लॉज 45। तो भैया प्रोविजन रेफर करने के लिए सेक्शन सबसेक्शन, एक्ट रेफर करने के लिए टाइटल या ईयर नंबर। अब आते हैं 29 में। 29 कहता है, एक बात समझिए, जीसी एक्ट से पहले जो भी कानून बने थे, मान लो आईपीसी 1860 में बना, 1860 में बना, कह रहा है भले ही आईपीसी या कोई भी कानून में कह रहा है XYZ, आईपीसी 1897 के बाद कंटिन्यू हो या 1897 के बाद अमेंड हो, अगर जीसी एक्ट उस पर नहीं लग रहा था तो भले ही आईपीसी 1897 के बाद कंटिन्यू अमेंड हो तब भी जीसी एक्ट नहीं लगेगा। अगर पहले नहीं लग रहा था तो बाद में भी नहीं लगेगा। अब आते भी सेक्शन 30, आखिरी सेक्शन में। सेक्शन 30 क्या बोलता है? इस एक्ट में जहां जहां भी एक्ट लिखा है, एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, एक्ट में ऑर्डिनेंस आएगा ही आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, 5 और 25 को छोड़कर। 5 मतलब आपका वही एक्ट इफेक्टिव कब होगा, प्रेसिडेंट वाली एसन वाला दिन, और 25 मतलब पेनाल्टी वाला पॉइंट। 5 और 25 को छोड़कर जहां जहां भी इस एक्ट में एक्ट वर्ड लिखा है एसीटी, इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस जो भारत सरकार ला सकती है भारत के राष्ट्रपति की सहमति लेकर अंडर आर्टिकल 1 to 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया भैया जीसी एक्ट समाप्त। डेफिनेशन आप एक बार खुद देख लीजिएगा, मैंने सारे सेक्शन करवा दिए हैं इस ऑडियो डिवीजन के अंदर। बात हो गई डन।